ओके, तो मेरे पास एक वीक एसिड है जिसका वॉल्यूम है 50 ml, उसे कंसेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको मैं टाइट्रेट करना चालू कर रहा हूं अगेंस्ट 0.1 मोलर NaOH। अच्छा, ये दे रखा है जब मैं 20 ml और 40 ml बेस मैंने ऐड किया, तो 20 ml और 40 ml बेस को ऐड करते टाइम मेरा pH आया है 4.898 एंड 5.324 रेस्पेक्टिवली। तो हमें ये निकालना है जो हमारा प्योर एसिड है उसका pH कितना होने वाला है। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, तो नाउ अब हमें देखना पड़ेगा क्या करना है। लॉग के दो वैल्यूज भी दिए हुए हैं, लेट्स सी। ओके, अच्छा, मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो ये है जो हमें इस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, जो वीक एसिड का इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है। तो लेट्स सी क्या है, कैसे करना है। इतनी देर में मुझे एक फॉर्मूला याद आया फॉर बफर। pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग बेस 10 में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बाय एसिड का कंसेंट्रेशन, राइट। तो क्योंकि दोनों तरफ कंसेंट्रेशन है, मैं पूरा कंसेंट्रेशन को भूलते हुए सिंपली लिख सकता हूं या नहीं, सॉल्ट का मोल्स बाय एसिड का मोल्स। मैं सिंपली लिख सकता हूं pH इक्वल्स टू pKa सॉल्ट का मोल्स बाय एसिड का मोल्स। मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, लेट्स सी। तो एक काम कर लेता हूं, लेट इनिशियल मोल्स ऑफ HA, इनफैक्ट मिलीमोल्स, लेट इनिशियल millimoles of acid HA is equals to C, right? Now, जैसे ही मैं NaOH डालूंगा HA तुरंत टाइट्रेट होगा with NaOH to give me Na plus वाटर। HA NaOH के साथ रिएक्ट करके हमें देगा Na प्लस वाटर, और ये जो Na हमारा पैदा हो रहा है, Na प्लस HA, ये दोनों मिलके हमें डेफिनेटली एसिडिक बफर देने वाला है। ये दोनों मिलके डेफिनेटली हमें एसिडिक बफर देने वाला है। एक चीज ध्यान देना, मैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बेस डालने के बाद भी pH पे बदलाव क्योंकि ना के बराबर हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहां पर बफर जोन के रिगार्डिंग ही डेफिनेटली बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग चालू करते हैं। अच्छा, 20 ml 0.1 molar NaOH, दैट मीन्स हमने डाल दिए हैं 2 मिलीमोल NaOH। तो ये जो 2 मिलीमोल NaOH होगा वो डेफिनेटली 2 मिलीमोल HA को कंज्यूम करने वाला है। तो 2 मिलीमोल HA को अगर वो कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास C-2 मिलीमोल HA का बचेगा और 2 मिलीमोल मेरा पैदा हो जाएगा Na का, राइट।
और इस कंडीशन में जो pH दिया हुआ है दैट इज 4.898. सो 4.898 is equals to pKa plus log 2 by C minus 2. ये मेरे पास आ जाएगा, राइट? अच्छा, अब दूसरे वाले पे आते हैं. नाउ 40 ml 0.1 मोलर NaOH अगर मेरे पास है तो मेरे पास आ जाएगा 4 मिलीमोल NaOH को. तो सिंपल सी बात है, 4 मिलीमोल NaOH 4 मिलीमोल HA को टाइट्रेट करेगा और हमारे पास अब जो एसिड बचेगा इट विल बी C-4 मिलीमोल HA plus 4 millimole Na. So simply I can say that 5.324 pKa plus log 10 base में 4 upon C minus 4. Now these are the two equations that we have to solve to get pKa and C. तो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, मेरे पास इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर मेरे पास हो जाता है तो इससे क्या आएगा मेरे पास, सब्सट्रैक्ट कर लिया जाए. दिस इज 6, यहां पर आएगा 2, 0.426 and that will be equals to log 10 base में 4 by C minus 4 log 10 base में 2 by C minus 2. तो क्या आएगा 0.426 log 10 2 into C minus 2 by C minus 4. ओके, तो अब मैं एंटी लॉग ले लेता हूं. अगर लॉग 10 बेस में 8/3 दिया हुआ है 0.426, तो अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं 10 to the power 0.426, this will be definitely 8/3 and that will be equals to 2 times C minus 2 by C minus 4. So 2 cancels 8, this is 4. So 4C minus 16, 3C minus 6, यानी C मेरे पास आ गया है 10, राइट? तो C मेरे पास कितना आ गया है 10. तो C अगर मेरे पास 10 आ गया है, एक तो फायदा हो गया है. इनिशियली HA कितना मिलीमोल्स था वो मैं निकाल लिया हूं और अब मैं C का वैल्यू 10 इस वाले पे पुट कर देता हूं इक्वेशन पे. तो 4.898 is equals to pKa plus log 10 base में 1/4 that is 2 log 2. तो pKa मेरे पास आ जाएगा 4.898 प्लस log 2. ये एग्जैक्टली 0.3 तो होता नहीं है, एग्जैक्टली ये 0.3 तो होता नहीं है, ये 0.301 होता है एग्जैक्टली. तो दिस विल बी 0.602. तो अब अगर मैं इसको कंप्यूट करूं तो साफ साफ आ जा रहा है pKa is equals to 5.5, अप्रोक्सीमेटली 5.5 है. ठीक है, सो मेरे पास क्या क्या आ गया है,
मेरे पास ये आ गया है इनिशियली जो HA का मिलीमोल्स था वो हमारा कितना है, तो क्या आ गया है 50 ml HA। इसमें हमारे पास है 10 मिलीमोल HA। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा HA का कंसंट्रेशन होगा that will be 10/50, that is equals to 1/5, right? तो जो इनिशियल pH होगा that will be half pKa minus log C 10 to the base C, right? सो क्या आ गया मेरे पास pH इनिशियल का वैल्यू, तो pH इनिशियल मेरे पास आ जाएगा हाफ pKa मींस 5.5 एंड माइनस log C to the base 10, that is plus log 10 to the base 5, 1/5 को उल्टा कर लिया। log 2 अगर 0.3 है तो log 5 डेफिनेटली 1 minus 0.3 that is 0.7 है। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ pH सिंपली मेरे पास आ गया हाफ इंटू 5.5 प्लस 0.7 दैट इज इक्वल्स टू 3.1। ओके ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स एक बहुत बड़ा वॉल्यूम में ऐड किया और वो जो सॉल्यूशन है वो बफर्ड है एट pH इक्वल्स टू 8। तो सवाल ये है, जो H2CO3, HCO3 माइनस और CO3 डबल माइनस का इक्विलिब्रियम में कितने मोल्स एग्जिस्ट करेगा। H2CO3 का Ka1 और Ka2 जो है वो हमारा दिया हुआ है। अच्छा, नाउ pH is buffered at 8. That implies pH to be assumed as constant, that is equals to 8। यानी सिंपल सी बात यह है, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लेना है वो हमें हमेशा ले लेना है 10 to the power -8। जो भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ले लेना है वो है 10 to the power -8। और अब अगर हम देखें, यहां पर एक टर्म यूज किया हुआ है लार्ज वॉल्यूम। सो V is large, that simply implies 5 into 10 to the power -3 moles NaHCO3 does not change pH। जो हमारा NaCO3 आ रहा है वो pH में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चनों में गेम एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। कुछ मत करना, कुछ मत सोचना, ध्यान देना। सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो भी मेरा NaCO3 का कंसंट्रेशन मैं स्टार्टिंग में डालूंगा वो या तो अभी भी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, या तो वो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो भी हमने NaHCO3 का इनिशियल कंसंट्रेशन डालेंगे, Na+ तो किसी काम का नहीं है, वो इन तीन में से कोई ना कोई एक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा।
और क्योंकि कार्बन एटम का टोटल मोल्स तो नहीं बदल सकता है, तो दिस इज द ऑब्वियस रिलेशन दैट वी कैन राइट। अच्छा, अब ध्यान देना, मैं Ka1 क्या लिख सकता हूं? मैं Ka1 लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3। ये मैं लिख सकता हूं, राइट? तो Ka1 का वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल्स टू H प्लस तो मुझे मालूम है 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3। ये जो है वो मेरा 50 है, राइट? ये मेरा पहला इक्वेशन है। यानी ध्यान देना, H2CO3 का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो डेफिनेटली काफी ज्यादा कम होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं Ka2 लिखता हूं, Ka2 मुझे क्या देगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, और ये मुझे दे रखा है कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 13। नाउ H प्लस इज 10 टू द पावर माइनस 8। तो वाओ, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट के बारे में सोच के ही तो बुरा लग रहा है। ध्यान देना, इन दोनों का जो रेशियो होगा that will be 5 into 10 to the power minus 5, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर हमारा HCO3 माइनस जो है वही स्पीसीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा, बाकी दोनों के दोनों ना के बराबर एग्जिस्ट करेगा। यानी HCO3 माइनस is practically unchanged। हां, मैं मानता हूं एक्चुअल में ये वाला चेंज तो फिर भी थोड़ा सा देखा जा सकता है, लेकिन केवल 2% ही तुम्हारा H2CO3 है, तो इतना तो वेरिएशन चलता है, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है, हम एक चीज मान लेंगे और आंसर में लिख देंगे number of moles of HCO3 minus will be practically 5 into 10 to the power minus 3। अब एग्जाम में मेरे ख्याल से कोई जान के पीछे हाथ धो के पढ़ा नहीं रहेगा। अगर कोई पढ़ा भी रहेगा तो इसको तो नेग्लेक्ट कर ही देना, इसको लिख देना है यहां पर HCO3 माइनस बाई 50, तो यहां पर 51 बाई 50 आएगा, ये मुझे मालूम है, तो वहां से मैं HCO3 माइनस निकाल लूंगा। बट उतना जान के पीछे हाथ धो के कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन करना संभव नहीं है उतना। तो HCO3 माइनस का कंसेंट्रेशन तो प्रैक्टिकली हमारे पास रह जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, उतना ही हमारा मोल्स होगा। एंड अच्छा, मैं सीधा मोल्स पे कैसे आ गया? डजंट मैटर, इट इज कंसेंट्रेशन बाय कंसेंट्रेशन। वॉल्यूम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल बी मोल्स बाय मोल्स। सिमिलरली इट विल बी मोल्स बाय मोल्स, राइट? एंड मोल्स ऑफ H2CO3 माइनस H2CO3 विल बी इक्वल्स टू बाइकार्बोनेट के मोल्स बाय 50। दिस विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4।
राइट। एंड मैं अगर इस पे जाता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट से मोल्स ऑफ कार्बोनेट पे अगर मैं जाऊं, दिस विल बी कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू HCO3 माइनस का मोल्स, that is 5 into 10 to the power -3, that is 2.5 into 10 to the power of -7। तो ये तीन मेरे पास आ गया है, और इन तीनों से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा तीनों का इंडिविजुअल मोल्स है, वो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं जो सब कुछ अभी तक बाइकार्बोनेट ही है, ना के बराबर H2CO3, और बिल्कुल भी ना के बराबर हमारा वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ है, राइट। ओके, मेरे पास एक बंद कंटेनर है, टोटल 2 लीटर का वॉल्यूम है, और इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो केवल और केवल HA को पास होने देता है, A माइनस को पास नहीं होने देता है। अच्छा, ये जो लेफ्ट और राइट का सॉल्यूशन है, वो दोनों pH4 और pH5 में बफर्ड है, ये बोला हुआ है, राइट। अब मैं दोनों में से कोई एक कंटेनर में वीक एसिड HA डाल दिया, जिसका मेरा Ka है 10 टू द पावर -5। ऑब्वियसली बात है, HA थोड़ा बहुत आयनाइज करेगा, जो भी करेगा पता नहीं, तो HA1 A-1, इन दोनों में 1 में दोनों का कंसेंट्रेशन कितना होगा, HA2 एंड A-2 इक्विलिब्रियम में कितना होगा, विथ एजम्पशन HA का एडिशन pH पे कोई बदलाव नहीं लाया है, ये हम एज्यूम करेंगे फॉर बफर सॉल्यूशन। ध्यान देना, ये जो बफर है, ये बफर हमारा कोई दूसरा वीक एसिड वीक बेस के सहारे बना, वीक एसिड उसका सॉल्ट के सहारे बना हुआ है, हमें उसके बारे में ना कोई आइडिया है, ना उस आइडिया की कोई जरूरत है। बस ध्यान देना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल और केवल हमारा जो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड है वही फ्लो कर सकता है, इसके अलावा वाटर, H+, A-, कोई फ्लो उसके थ्रू नहीं कर सकता है। ओके ओके, तो अब हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कंटेनर 1 इज buffered at pH equals to 4। तो क्योंकि ये बफर किया हुआ है 4 पे, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ in container 1 will be equals to 10 to the power of -4 मोलर, और ये हमारा कांस्टेंट मानने के लिए बोला हुआ है। नाउ इन द सिमिलर लॉजिक, कंटेनर 2 is buffered at pH equals to 5। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ will be equals to 10 to the power of -5 मोलर। मेरे पास ये रिलेशन आ रखा है। अच्छा, अब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता हुआ HA के बारे में अगर बातचीत करूं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल और केवल HA को फ्लो करना अलाउ करता है, तो वो फ्लो तब तक बरकरार रहेगा
जब तक ना एट इक्विलिब्रियम, बाकी तो मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं, बट जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसका कंसेंट्रेशन कंटेनर 1 पे दैट विल बी इक्वल्स टू कंटेनर 2 पे मेरा HA का कंसेंट्रेशन, राइट। ये मैं साफ तौर से बोल सकता हूं, जो मेरा कंटेनर 1 पे HA का कंसेंट्रेशन होगा वही मेरा कंटेनर 2 में भी HA का कंसेंट्रेशन होने वाला है, क्योंकि अदरवाइज जब तक ये नहीं होगा तब तक तो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू HA फ्लो करता रहेगा। अच्छा, हमने टोटल 2 लीटर के वॉल्यूम में 1 मोल HA इनिशियली डाला था, तो जो HA का इनिशियल कंसेंट्रेशन है, जो HA का मेरा इनिशियल कंसेंट्रेशन है, दैट विल बी सिंपली 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोलर, राइट। क्योंकि 2 लीटर में एक, अच्छा ध्यान देना, कोई भी एक तरफ डालू अल्टीमेटली फैलेगा तो पूरे में, वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कनेक्टेड है तो फैलेगा तो पूरे में ही। तो टोटल वॉल्यूम को यहां पर गलती से 1 लीटर मत ले लेना, यहां पर हमें टोटल वॉल्यूम को डेफिनेटली 2 लीटर तो लेना ही पड़ेगा। अब ध्यान देना, जो अब मैं मेन इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहा हूं, चाहे जो भी हुआ हो, एक चीज तो निश्चित है, जो कुल मिला के ए एटम का कंसेंट्रेशन पे कोई बदलाव नहीं आ सकता है, तो इनका जो टोटल कंसेंट्रेशन होगा वो अभी भी मेरा 0.5 मोलर तो होगा ही होगा, राइट। ऑब्वियसली बात है, HA डिसोशिएट हुआ है, लेफ्ट राइट गया है, कहीं पर भी कुछ भी हुआ है, बट ए एटम का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मेरा जो टोटल कंसेंट्रेशन होगा वो तो डेफिनेटली मेरा बरकरार रहेगा ही रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स कंप्लीटली कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वो क्या होता है सर? अच्छा, मान लो ये एक्स मोलर है, ठीक है। नाउ फॉर कंटेनर 1, फर्स्ट कंटेनर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा, फर्स्ट कंटेनर में H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ में तो कांस्टेंट रहेगा, यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं Ka लिखता हूं HA के लिए, that is 10⁻⁻⁵, that will be concentration of HA1 into A-1 by concentration of HA1. Now ये दे रखा है 10⁻⁻⁴, A-1 by HA1, तो सिंपल सी बात है, कितना ये हो जाएगा 0.1, that is A-1 by X. That means A माइनस का जो फर्स्ट कंटेनर में कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी 0.1x. नाउ दूसरा, अगर मैं लिखता हूं फॉर कंटेनर 2, अगर मैं लिखता हूं फॉर कंटेनर 2,
तो Ka दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5। मैं क्या लिख सकता हूं? H plus of the second container into A minus for the second container by HA for the second container। Now अब second container का जो pH है वो 5 है, तो concentration of H plus in the second container is 10 to the power -5, यानी 10 to the power -5 is equals to 10 to the power -5 into A minus 2 by HA 2। So now 10 to the power -2, 10 to the power -5 cancels, तो एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, ये x है, तो A minus of second will be simply equals to x। Okay, so now that's fine। अब सब कुछ आ गया है मेरे पास। अब ये मेन इक्वेशन का अगर हम इस्तेमाल करें, तो मेन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए दिस वन इज x, a minus 1 0.1x plus this one is x plus this one is x and that is equals to 0.5। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं 3.1x equals to 0.5, यानी x equals to 5/31। तो x अगर मेरा 5/31 है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ HA 1 that will be equals to concentration of HA2, ये मेरे पास आ जाएगा 5/31 मोलर, राइट। अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ A2 भी हमारा x है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 5/31 मोलर। और इसके अलावा जो हमारे पास A माइनस इन द फर्स्ट कंटेनर आएगा, दैट इज 0.1x, that is 0.1 into 5/31, that is 5/310 molar, 1/62 molar। तो मेरे पास यहां पर सारे के सारे जितना भी पॉसिबिलिटीज है, जितने भी स्पीसीज है, सबका कंसेंट्रेशन आ चुका है। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर बोला है बफर्ड है, स्पेशली मेंशन किया है, तो उसका पीएच हम तब तक कांस्टेंट मानेंगे जब तक ना यही बोला है जो पीएच का जो मामूली सा चेंज हुआ है वो निकालो, तब तो अलग बात है, उसको हम बाद में देखेंगे कभी। लेकिन अगर बफर्ड बोला है और पीएच चेंज हमें नहीं पूछा गया है, तो पीएच को हम हर हाल पे कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट मानते हुए सवाल को इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओके ओके, मेरे पास एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, मैं उसके अंदर सोडियम एसिटेट धीरे 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 डाल रहा हूं। मैंने एक बार पहले उसके अंदर x मोल सॉल्ट डाल दिया और मैंने उसका पीएच को नोट डाउन किया, ठीक है। अब अगर मैं x मोल के बाद टोटल y मोल मैंने सॉल्ट डाला, तो अब जो नया pH है वो पुराना pH से 0.6 यूनिट से अगर डिफरेंट है, तो हमें रेशियो निकालना है x/y का। क्वेश्चन काफी आसान है, देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, इसके अंदर मेन बात इतनी सी है, हमें इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड नहीं मालूम है, और दूसरी बात ये नहीं मालूम है x बड़ा है या y बड़ा है। तो मैं दो चीज मान लिया, लेट मोल्स ऑफ
एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू ए। मेरे पास जो एसिटिक एसिड का मोल्स है वो कितना है, ए, राइट। सपोज विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये मान सकता हूं या नहीं, जो y जो है वो डेफिनेटली वो मेरा x से बड़ा है, ये मैं डेफिनेटली मान सकता हूं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। अच्छा, तो एक बात को समझने का ट्राई करो, क्योंकि सोडियम एसिटेट एक बेसिक सॉल्ट है, तो अगर मैं ज्यादा मोल सोडियम एसिटेट डालूंगा तो जो मेरा फाइनल पीएच होगा दूसरी केस में वो पहली केस से डेफिनेटली ज्यादा होगा। यानी अगर y इज ग्रेटर देन x मैंने मान लिया हूं तो pH2 माइनस pH1 विल बी इक्वल्स टू प्लस 0.6। अगर हम मानते हैं y इज लेस देन x तो ऑब्वियस सी बात है मैंने बेसिक सॉल्ट कम डाल रहा हूं, तो बेसिक सॉल्ट कम डालने का मतलब यह है जो मेरा फाइनल पीएच जो होगा वो इनिशियल पीएच से कम होगा, और वहां पे हम ये मानेंगे pH2 माइनस pH1 इज माइनस 0.6। x और y में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो मानना तो मेरे हाथ में है, लेकिन एक बार अगर मैं मान लेता हूं उसके बाद pH2 माइनस pH1 प्लस 0.6 है या माइनस 0.6 है, वो ऑब्वियसली हमारे अब हाथ में नहीं रहने वाला है, और यहां पर डेफिनेटली हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग मैं माना हूं। अच्छा, नाउ अब हमारे पास पहले से ही CH3COH है, तो CH3COOH plus CH3COONA, these two will form a buffer. CH3COOH plus CH3COONA, ये दोनों डेफिनेटली हमारा एक बफर बनाने वाला है, राइट। तो मैं pH1 क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू pKa प्लस log 10 बेस में सॉल्ट बाय एसिड x by a, एंड सिमिलरली मैं pH2 क्या लिख सकता हूं, pKa प्लस log 10 बेस में सॉल्ट बाय एसिड। अब अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद pH2 minus pH1 that is equals to 0.6. So log 10 base में y by a, pk is gone, minus log 10 base में x by a is equals to 0.6. So what do you get? log 10 base में y by x that is 0.6. अच्छा, ध्यान देना 0.6 जो है that is 2 into 0.3, it will be simply log 4. So cancelling the log both sides, we can simply say y by x is equals to 4, यानी x by y equals to 0.25. So it's a pretty simple and straightforward question. मैं ऐसे क्वेश्चनों के थ्रू एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को लेकर काम करने का ट्राई मत करना, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम वगैरह सब कुछ अननोन है। बफर के फॉर्मूला में
हमें कहीं पर भी जरूरत नहीं है कंसेंट्रेशन का, क्योंकि वो मोल्स बाय मोल्स भी एग्जैक्टली हमें सेम रिजल्ट देने वाला है। तो जहां पर हम मोल्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर एसिड का भी मोल्स को लेकर ही काम को आगे बढ़ाना है। कंसेंट्रेशन के बारे में कोई बातचीत हमें नहीं करना चाहिए। ओके ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। मुझे 100 ml बफर बनाना है pH 5 में। जो बफर का pH होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। मेरे पास अवेलेबल क्या है? मेरे पास अवेलेबल है एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, और उसके करस्पॉन्डिंग उनके जो आयनिक सॉल्ट्स है लाइक सोडियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट और सोडियम फॉर्मेट। एसिड्स का पीके दिया हुआ है। तो सवाल ये पूछा गया है मुझे कौन सा एसिड और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यूज करना चाहिए जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल बफर बने, यानी हमारे पास वैसा बफर बने जो पीएच चेंज के खिलाफ सबसे अच्छा इफेक्टिव है, और उस कंडीशन में एसिड बाय सॉल्ट कितना होने वाला है। अच्छा ध्यान देना, हमने बफर कैपेसिटी जो पढ़े थे, सेक्शन बी को बाद में देखेंगे, पहले ए पार्ट को देखते हैं। हमने बफर कैपेसिटी जो पढ़े थे वो क्या था? वो था 2.303 by C into concentration of salt by concentration of acid। ये हमारा बफर कैपेसिटी के फॉर्मूला था, जहां पर C जो था वो हमारा टोटल कंसेंट्रेशन था सॉल्ट और एसिड का। और हमने ये भी देखे थे जो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड हो, यानी पीएच जो है वो मेरा pKa के इक्वल हो। pH जो है वो अगर मेरा pKa के इक्वल है तो इन दैट केस बफर कैपेसिटी को हम मानेंगे मैक्सिमम है, राइट? ओके दोस्तों, अब ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं फॉर्मिक एसिड के लिए देखूं तो फॉर्मिक एसिड का जो हमारा pKa है, यानी फॉर्मिक एसिड का pKa है 3.74। तो अगर मैं इसका बफर कैपेसिटी वर्सेस pH का ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर अ फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट बफर, तो ध्यान देना द ग्राफ क्लासिकली विल लुक लाइक दिस। The buffer capacity is maximized at the pH 3.74, और जो मेरा करस्पॉन्डिंग बफर रेंज होता है वो होता है मेरा pKa -1 से pKa +1, 2.74 और यहां पर आएगा 4.74। pH 5 तो यहां पर आएगा, ध्यान देना pH 5 के रीजन पे तो फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेट जो सॉल्ट है वो दोनों अपना बफर रीजन पे ही लाई नहीं करेगा। तो pH इज आउट ऑफ बफर रीजन। तो pH अगर मेरा बफर रीजन से बाहर है तो ध्यान देना एक चीज ढंग से,
formic acid and its salt cannot be used at all. फॉर्मिक एसिड और उसका सॉल्ट को तो इस्तेमाल करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो अब जो बात बच गए हैं वो है बेंजोइक और एसिटिक। अगर मैं बेंजोइक एसिड के लिए देखूं तो बेंजोइक एसिड में pKa जो है वो है मेरा 4.18। तो इसका जो बफर रीजन होगा वो होगा 3.18 से 5.18। So again, if we plot the buffer capacity versus pH, the graph will look something like this। जहां पर हमारा पीक का मैक्सिमा जो आएगा वो आएगा 4.18, ओके, और बफर रेंज में मिनिमम है 3.18 पे पीएच, मैक्सिमम है 5.18। पीएच 5 जो है वो मेरा यहां पर लाई करेगा। तो ध्यान देना, बफर रीजन के अंदर तो है बट लगभग एंड की तरफ है। तो pH 5 में बेंजोइक काम तो कर सकता है बट बफरिंग विल बी प्रेटी बैड। रीजन, ये एकदम अपना बफर रीजन के एंड की तरफ जाके pH 5 पे फंस रहा है। मतलब ध्यान देना, मैं उस चीज को सबसे अच्छा बफर मानने वाला हूं जहां पर हमारा pH 5 जो है वो उसके बफर कैपेसिटी के जो पिक है उसके सबसे ज्यादा नजदीक हो। इन द सेंस, ऐसा क्वेश्चन में जिस एसिड का pKa 5 से सबसे ज्यादा नजदीक होगा वही हमें सबसे इफेक्टिव बफर देगा। तो अगर मैं एसिटिक एसिड के लिए देखूं तो एसिटिक एसिड में pKa जो है वो है मेरा 4.74। तो pKa अगर मेरा 4.74 है तो सिंपल सी बात है, बफर कैपेसिटी वर्सेस pH। अगर ये वाला ग्राफ ड्रॉ करें तो मेरे पास क्या आएगा, नाउ ये मैक्सिमा विल ऑकर एट 4.74। pH 5 जो है वो 4.74 के काफी ज्यादा नजदीक है। तो ये है मेरा pH 5। तो ये है मेरा करस्पॉन्डिंग बफर कैपेसिटी। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट बफरिंग। तो अब से हमें एक चीज ध्यान देना है। पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर है एसिटिक एसिड हमें यूज करना पड़ेगा सबसे अच्छा बफरिंग के लिए, राइट। नाउ उसके बाद ध्यान देना, जो मेन थ्योरी है, मॉड ऑफ pH माइनस pKa मिनिमम will imply the best choice of
बफर, ये हमारा बफर का बेस्ट चॉइस देने वाला है, जहां पर एक्सटर्नल पीएच और हमारा पीकेए जो है वो हमारा जितना क्लोज रहेगा उतना अच्छा हमें बफरिंग मिलने वाली है, राइट। सो चॉइस हो गया है हमारे पास एसिटिक एसिड। नाउ अब सिंपल थिंग, जो हमें पीएच चाहिए वो 5 चाहिए, दैट इज पीकेए, दैट इज 4.74 प्लस log 10 बेस salt by acid, ये आएगा मेरे पास। सो नाउ सिंपली आई कैन से, इसको अगर मैं इधर ले जाता हूं, दिस इज 0.26 log 10 salt by acid। 0.26 इज एन इंटरेस्टिंग वैल्यू, इसको मैं हाथ से कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस इज 0.96 माइनस 0.7 एंड 0.96 इज नथिंग बट, ध्यान देना, मेरा 2 इंटू log 3 एंड 0.7 इज नथिंग बट log 5, सो दिस विल बी 2 log 3 माइनस log 5। तो log 10 बेस में salt by acid is equals to 9 by 5, that is equals to 1 by 1.8। तो मेरे पास यहां से सिंपली आ गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट by concentration of acid, that is equals to 1.8। ओके, नाउ अब बोला है जो मेरा डेल्टा पीएच है वो 0.1 होना चाहिए। जब मैं 1 मिलीमोल स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डाल रहा हूं तो व्हाट शुड बी द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ acid and salt that need to be used? Okay, let's see। अच्छा, बफर कैपेसिटी का एक दूसरा भी डेफिनेशन था, इट इज नथिंग बट डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच का मॉड। ओके, अच्छा ध्यान देना, एक चीज गलती मत कर लेना, डेल्टा एन को 1 मिलीमोल मत मान लेना। रीजन, ये 100 ml का बफर है और हमारा जो बफर कैपेसिटी डिफाइंड होता है वो 1 लीटर में होता है। तो 100 ml पे अगर मैं 1 मिलीमोल डाल रहा हूं तो 1 लीटर पे मुझे 10 मिलीमोल डालना पड़ेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, डेल्टा एन जो है वो मेरा है 10 to the power -2, राइट। जो हमारा डेल्टा एन है वो 10 to the power -2 मोल्स है, क्योंकि हमें 1 लीटर में देखना है और वो बफर 100 ml का था। ओके, और मॉड ऑफ डेल्टा पीएच मुझे जो चाहिए दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.1। तो जो बफर कैपेसिटी हमें चाहिए, ध्यान देना, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.1। ऑब्वियसली मैं इक्वल टू के लिए सॉल्व करूंगा, इसीलिए मिनिमम कंसेंट्रेशंस पूछा गया है। तो ध्यान देना, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड मैं अगर C मानता हूं एंड सॉल्ट बाय एसिड अगर मैं कितना बोल देता हूं, सॉल्ट बाय एसिड में निकाल रखा हूं 1.8, तो सिंपल सी बात है 2.8 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज इक्वल्स टू C। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड आ जाएगा मेरे पास
C by 2.8 and concentration of salt जो मेरे पास आ जाएगा उसी तरीके से वो मेरे पास आ जाएगा C by 2.8 into 1.8 that is 1.8 C by 2.8 right। तो अब जो बफर कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दूं तो वो अप्लाई करते हुए मेरे पास क्या आएगा 2.303 by C into C by 2.8 into 1.8 C by 2.8 that must be equals to 0.1 so C gets cancelled तो C मेरे पास आ जाएगा 0.1 into 2.8 into 2.8 by 2.303 into 1.8 मोलर ये मेरे पास C आ जाएगा। तो एक बार जब ये मेरे पास C आ गया तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड will be simply equals to C by 2.8 तो 0.1 into 2.8 by 2.303 into 1.8 मोलर ये मेरे पास कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड आ जाएगा एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑटोमेटिकली इसका 1.8 टाइम्स आएगा सो इट विल कम आउट टू बी 0.1 into 2.8 divided by 2.303 मोलर तो ये मेरे पास एसिड और सॉल्ट दोनों का कंसेंट्रेशन आ जाएगा। दीज आर द मिनिमम कंसेंट्रेशंस जो हमें डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा जिससे कि हमारा पीएच में 0.1 से ज्यादा का बदलाव किसी भी हालत पर ना आए। ओके in this question 0.05 mole formic acid and 0.06 mole sodium formate मैंने डाल लिया in 1 liter water उसका मैंने सॉल्यूशन बना लिया। तो फॉर्मिक एसिड का जो K है वो दे रखा है 10 to the power -4 तो सवाल ये है जो इनिशियली पीएच कितना था राइट अब मैंने पानी से ऐड किया और पानी से उसको डाइल्यूट किया और वॉल्यूम बनाया अब मैं 100 लीटर ठीक है। तो अब जो फाइनल पीएच होगा वो कितना होगा ढंग से देखना राइट। अच्छा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड वो हो जाएगा 0.05 मोलर and initial concentration of CH3COONA हो जाएगा 0.06 मोलर राइट। तो pH will be equals to pKa plus log 10 salt by acid ये आ जाएगा। नाउ Ka दे रखा है 10 to the power -4 तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा pH का इनिशियल वैल्यू होगा pKa is 4 log 10 base 6/5 तो इनिशियल वैल्यू ऑफ pH आएगा 4 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस log 5 तो कितना हो जाएगा ये हम देख सकते हैं साफ साफ हमारा pH का इनिशियल वैल्यू आ रहा है 0.48। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है मोल्स तो सर उतना ही है
आप ही तो अभी तक बोले जा रहे थे जो वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वॉल्यूम से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इन दैट केस चाहे वॉल्यूम 1 लीटर हो या चाहे वॉल्यूम 100 लीटर हो, पीएच पे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। तो रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन विल रिमेन सेम। तो कुछ लोगों का क्लेम ये बन सकता है जो पीएच फाइनल भी 4.08 होगा, एज रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशंस will remain exactly same। तो ये दो क्वेश्चन अलग से पूछा ही क्यों गया है, अगर दोनों में आंसर वही आना है तो। ध्यान देना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Reason: concentration of salt finally जो बनेगा that will be 6 into 10 to the power of -4 molar, and concentration of acid जो बनेगा फाइनल में that will be 5 into 10 to the power -4 molar। So अगर मैं Ka by salt करता हूं, उसको गौर से देखना, अल्फा जो मेरा आ रहा है, it is coming out to be 1/6, which is a substantially large value, एंड सब्सटेंशियली लार्ज वैल्यू होने के कारण डेफिनेटली हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी वी कैन नॉट नेग्लेक्ट अल्फा। दैट इंप्लाइज बफर फॉर्मूला is no longer valid। जो हमारा बफर फॉर्मूला है वो हमारा वैलिड नहीं रहेगा, और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको बेसिक से सॉल्व करने के अलावा, यानी HCOO Na 100% टूटेगा एज HCO माइनस एंड Na प्लस। तो HCO माइनस का जो कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी सिंपली 6 into 10 to the power of -4। एंड नाउ अब इसके प्रेजेंस में हमें एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कंसीडर करना पड़ेगा। कितना आएगा ये? HCO माइनस प्लस H प्लस। सो इट विल बी सिंपली 5 into 10 to the power -4, 6 into 10 to the power -4, ये 0 है, तो यहां से हमारे पास आएगा 5 into 10 to the power -4 into 1 minus alpha, 6 into 10 to the power -4 plus 5 into 10 to the power -4 alpha, और ये आ जाएगा 5 into 10 to the power -4 into alpha. So if we form the quadratic regarding Ka, so Ka 10 to the power -4 will be simply equals to alpha, 10 to the power -4 बाहर ले लेता हूं, 6 plus 5 alpha divided by 1 minus alpha, right? ये हमारे पास आ जाएगा। दिस टू आर इनिशियली गॉन, उसको मैं लिखा नहीं। सो 10 to the power 4 -4 गॉन, तो मेरे पास क्या आएगा? 1 minus alpha equals to 6 alpha plus 5 alpha square, यानी मेरे पास आएगा alpha square
प्लस 13 अल्फा प्लस 7 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? अल्फा कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी आर टेकिंग ओनली द प्लस साइन। 49 प्लस 20 बाई 10, यानी अल्फा मेरे पास आ जाएगा √69 माइनस 7 बाई 10। Now what will be the value of √69? So if we do 8 as a 64, 5 तो कितना आएगा? 500 by 6, approximately 8.4, right? समझ में आया? Okay. कितना है? 64, 500, 16, yeah, perfectly fine. So it will be approximately 0.12. तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0.12। सो जो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें अब मिलेगा, दैट विल बी 5 into 10 to the power minus 4 into 0.12, that is 6 into 10 to the power of minus 5. So it will come out to be equals to pH will be equals to 5 minus log 10 to the base 6 0.3.48. It will be 5.22. तो जो pH का फाइनल वैल्यू मेरे पास आएगा वो आएगा 4.22, and obviously that is not equals to 4.08. तो बफर के रिगार्डिंग क्वेश्चन में वी हैव टू बी एब्सोल्युटली कॉशियस। कहीं पर भी अगर अल्फा का वैल्यू बड़ा हो गया है तो वहां पर डेफिनेटली हमारा जो बफर का फॉर्मूला है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अल्फा को इंक्रीज करने का दो स्टैंडर्ड तरीका है। एक है कि ए का वैल्यू उतना छोटा नहीं देना, दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -2 और -3, वो हम पहले ही देख चुके हैं। या तो फिर हम लोग अपना कंसंट्रेशन को के ए के कंपेरेबल जोन पे ला दें और वहां पे वापस हम अपना अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसको बेसिक से डिराइव करने के अलावा। ओके।